हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आर्टिकल 46 ऑफ डीपीएसपी। ठीक है, इसके बाद हमारे 5 आर्टिकल और बचते हैं। होपफुली हम उनको जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अगले 3-4 दिन के अंदर हमारा डीपीएसपी ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं आर्टिकल 46 की ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ूँ तो ये कहता है, द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर the educational and economic interest of weaker section of the people and in particular of the scheduled caste and the scheduled tribe and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation। तो आर्टिकल 46 सरकार को ये निर्देश दे रहा है कि सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि जो हमारे समाज के वीकर सेक्शन ऑफ पीपल हैं उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करे। ठीक है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाएं, उनका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अपलिफ्ट करे। ठीक है, और ख़ास करके विशेष रूप से जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनका सोशल एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट किया जाए। साथ ही साथ जो भी हमारे वीकर सेक्शन ऑफ पीपल हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, इन लोगों सरकार ये प्रयत्न करे कि इन लोगों के साथ किसी भी तरह का सोशल इनजस्टिस ना हो और इन कम्युनिटी के लोगों को या इन वीकर सेक्शन ऑफ पीपल को किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन फेस ना करना पड़े। तो अब आप देखिए कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रोविज़न बनाया गया वो आर्टिकल 46 के स्पिरिट में ही बनाया गया। ठीक है, तो रिजर्वेशन के मामले में जो आर्टिकल्स हैं वो मैंने लिखा है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 5, आर्टिकल 15 क्लॉज 6, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A 4B एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 6। इसके अलावा 3 और आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो इनके लिए रिस्पेक्टिव कमीशंस बनाती हैं, जो इनको सोशल इनजस्टिस से या एक्सप्लॉयटेशन से बचाती हैं, इनके राइट्स को सेफगार्ड करती हैं और गवर्नमेंट के पॉलिसी फार्मूलेशन में हेल्प करती हैं। वो कमीशंस आर्टिकल 338, आर्टिकल 338A, आर्टिकल 338B इनमें मेंशन्ड है। इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे, पर उससे पहले हम ये समझते हैं कि समाज में वीकर सेक्शन ऑफ पीपल में कौन से लोग आते हैं। तो देखिए, वीकर सेक्शन में वो सभी लोग आते हैं जो सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड हों। ठीक है, और किसी भी कम्युनिटी के लोगों का सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस अगर देखनी है तो हम इस बात से अपने हिस्ट्री में हमें देखना पड़ेगा। अगर हमारे हिस्ट्री में किसी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ठीक है, अगर उनको डेप्रिवेशन सोशल डेप्रिवेशन फेस करना पड़ा है, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन और रिसोर्सेस से उनको जो डिप्राइव्ड रखा गया, इन तमाम चीज़ों की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन समुदाय के लोग सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गए। जब हम ट्राइबल लोगों की बात करते हैं, यानी जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स, जो ट्राइबल पीपल हैं, ये वो समुदाय के लोग हैं जो हमारी मेन एक्सट्रीम सोसाइटी से हमेशा बहुत अलग रहे हैं। ठीक है, तो वो भी अगर आप उनके सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जाके देखें, जो नॉर्थ ईस्ट में, उड़ीसा में जो भी ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं या झारखंड में, तो आप इन तमाम स्टेट्स में जाके देखें तो हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन के जो भी लोग हैं उनकी सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी पुअर हैं आज की डेट में। अब सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर से मेरा क्या मतलब है? अगर मैं सोशल इंडिकेटर्स की बात करूं तो फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी, हाउसिंग, सैनिटेशन। तो अगर लोगों के पास एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छा घर नहीं है, पक्का मकान नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो तमाम लोग सोशली बैकवर्ड हैं। मतलब ये मैंने बेसिक इंडिकेटर्स रखा है। और अगर आपको इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देखनी है तो आप देखिए कि वो कम्युनिटी के लोग, मतलब किसी कम्युनिटी के लोग जो अमूमन तौर पे अनएम्प्लॉयड हों, ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो, या वो सभी लोग जो लो वेजेस या लो सैलरी पे काम करते हैं, ठीक है, जो बिलो पावर्टी लाइन या पावर्टी लाइन के आसपास जो भी लोग आते हैं, या समाज के वो तमाम लोग जो बैंक्स
मतलब जिनका कि बैंकों को लेके या तो बिल्कुल एक्सेस नहीं है, बहुत लेस एक्सेस है, ठीक है, या जो भी हमारे देश में फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स अगर उनका बेनिफिट वो ठीक तरह से नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये भी एक तरह का इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होगा। तो और अगर आपको इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देखनी है तो ट्राइबल पॉपुलेशन में ज़्यादा आपको दिखेगी। तो अमूमन तौर पे मोटा मोटा इन बेसिक सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के आधार पे हम ये अनुमान लगाते हैं कि कौन लोग वीकर सेक्शन में आते हैं। और जो भी कम्युनिटीज़ का मैं यहाँ पे नाम लूँगा, आप उनके जनरल पॉपुलेशन को देखेंगे तो उनको आपको यही मिलेगा कि वो एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, सैनिटेशन, लो वेजेस, सैलरी, पावर्टी, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को फेस कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तो हम ये देखते हैं कि वीकर सेक्शन में कौन सी कम्युनिटीज़ आती हैं। तो पहला तो आपकी आती है शेड्यूल कास्ट, ठीक है, जिन्हें दलित्स भी कहते हैं। दूसरा आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन यानी कि शेड्यूल ट्राइब। तीसरा अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। चौथा आपकी विमेन, क्योंकि आप समझिए कि जो अगर आप इंडिया की हिस्ट्री देखेंगे तो हमारा देश वैदिक पीरियड के बाद से हाईली पैट्रियार्कल इन नेचर था। तो विमेंस को एजुकेशन से और मतलब कि एजुकेशन से डिप्राइव्ड रखा गया, ठीक है। उनको हाउस होल्ड मतलब घर के अंदर जो हाउस होल्ड वर्क है उनमें इंगेज रखा गया, उनको इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन से दूर रखा गया। तो बिकॉज ऑफ वेरी पैट्रियार्कल नेचर ऑफ अ सोसाइटी इन द पास्ट, विमेंस कॉन्स्टेंटली एजुकेशन और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन से डिप्राइव्ड रही हैं। तो वो भी हमारे वीकर सेक्शन का पार्ट हैं। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, विमेन और हमारे समाज में जो डिसेबल्ड ग्रुप के पीपल हैं, यानी जो लोग डिसेबल्ड हैं, विकलांग लोग हैं, वो भी कमज़ोर वर्ग में आते हैं, ठीक है। इनके अलावा जनरल पॉपुलेशन में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का शिकार हैं। और देखिए सोशल बैकवर्डनेस मेनली आता है जो कम्युनिटीज़ ने कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन फेस किया इन आर हिस्ट्री। और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस अगर आप जनरल पॉपुलेशन में देखते हैं, जनरल कैटेगरी में जो EWS है, उनके इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के कारण तो अनएम्प्लॉयमेंट, लो वेजेस, सैलरी, पावर्टी, आप इन चीज़ों को रख सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे वीकर सेक्शन ऑफ पीपल में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, वीमेन, डिसेबल्ड ग्रुप ऑफ पीपल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है, EWS कैटेगरी। तो आर्टिकल 46 इनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने के लिए और स्पेशली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, इनके साथ किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो इन तमाम चीज़ों को इंश्योर करने के लिए एक्ट और प्रोविज़न बनाने की जो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को पावर देती है, इंस्ट्रक्शन, वो आर्टिकल 46 देती है। तो हम सारे फंडामेंटल राइट्स तो देखेंगे और बाकी आर्टिकल 338, 338, 338B ये सब देखेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, बिकॉज आर्टिकल 46 स्पेसिफिकली आप देखें कि इन पर्टिकुलर ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेकर ज़्यादा इंक्लाइंड है। तो हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को कितने तरह का प्रोटेक्शन और राइट्स दिए गए हैं हमारे देश में। तो इनको पहले तो अगर आप हमारे देश की लेजिस्लेचर बोलें, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे लोकल अथॉरिटी हो, तीनों जगह पे इनको रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है। यानी कि इनके कुछ रिजर्व्ड सीट्स होते हैं लेजिस्लेचर के अंदर। साथ ही साथ हमारे फंडामेंटल राइट्स में इनको रिजर्वेशन दिया गया गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे तो वहाँ भी रिजर्वेशन है महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को। तो हम इन सारे प्रोविजंस को पहले देखते हैं। तो देखिए जो अगर मैं लोकसभा की बात करूं, अगर अपने पार्लियामेंट की बात करूं, तो हमारे लोकसभा में टोटल 545 सीट्स हैं। उस 545 में 2 सीट्स एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व्ड हैं, ठीक है। मतलब जिसको कि प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं अगर वो सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। तो उन 2 सीट्स के अलावा जो टोटल इलेक्टेड सीट्स बचती हैं वो 543 हैं।
इस 543 में 131 सीट्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड हैं लोकसभा के अंदर। और 131 सीट्स ही क्यों रिज़र्व किया गया? क्योंकि अगर हम 2011 की जो हमारा पॉपुलेशन सेंसस था, अगर हम उसको देखें तो हमारे इंडिया में जो टोटल पॉपुलेशन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो कंट्रीब्यूशन है वो 25% है, अराउंड 25%। ठीक है, मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ। तो इसी के आधार पे जो हमारा 2008 में डिलिमिटेशन कमीशन थे उसने लोकसभा में 24.13% सीट्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व कर दिया। और अगर आप 543 का 24.13 कैलकुलेट करेंगे तो ये 131 सीट्स होता है। अब इस 131 सीट में से 84 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, 47 शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं। अब ये सीट्स रिजर्व कैसे होती हैं? उनका बेस ये होता है कि देखिए हमारे लोकसभा में जो भी लोग इलेक्ट होके आते हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो इंडिया के अलग अलग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। अब लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी हर स्टेट में अपना डिफाइंड है, तो हर स्टेट के अंदर, हमारे इंडिया के हर स्टेट में जितना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का उस स्टेट के टोटल पॉपुलेशन में परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है, उसके इक्विवेलेंट नंबर्स में हम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को इनके लिए रिज़र्व कर देते हैं और उनको हम कहते हैं रिज़र्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। तो मान लीजिए कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी शेड्यूल कास्ट के लिए रिज़र्व्ड है तो इसका मतलब है कि उस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कैंडिडेट होगा, सभी नेशनल पार्टीज़ का जो कैंडिडेट होगा वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का होगा। ठीक है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो इलेक्टोरल होगा, यानी जितने लोग वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं, वो उस स्टेट के सभी कैटेगरी के लोग होंगे। यानी वोट डालने का अधिकार जनरल, ओबीसी सभी कम्युनिटीज़ के लोगों के पास होगा, पर कैंडिडेट जो होगा सभी पॉलिटिकल पार्टी का वो शेड्यूल कास्ट का होगा। सिमिलरली अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है तो वहाँ पे जो कैंडिडेट होगा वो शेड्यूल ट्राइब से होगा। तो हमारे देश में 25% पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की है, तो हमने उसी के प्रपोर्शन में 24.13% सीट्स लोकसभा में रिजर्व कर दिए। ये तो इनका लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि इनको सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि जो भी देश की पॉलिसी फॉर्मुलेशन या लेजिस्लेशन का पार्ट है उसमें इनकी भी वॉइस हो, इनका भी रिप्रेजेंटेशन हो, इनके भी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, अब जब हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की बात करते हैं तो आप ये समझिए कि हमारे देश के अलग अलग स्टेट में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है। तो हर स्टेट में जितना इनका टोटल उस स्टेट के पॉपुलेशन में परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है, उसी के प्रपोर्शन में उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट्स रिजर्व कर दिए जाते हैं इनके लिए। और अगर मैं लोकल अथॉरिटी इलेक्शन की बात करूं तो सेम लॉजिक वर्क करता है। लोकल अथॉरिटी के इलेक्शंस में चाहे हम जिला परिषद या किसी म्यूनिसिपैलिटी, तो जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन हैं, जिला परिषद, ब्लॉक समिति या ग्राम पंचायत, इन सभी जगहों पे 1/3, ठीक है, टोटल सीट का 1/3 विमेंस के लिए रिजर्व्ड है। और उस 1/3 सीट्स के बाद बचे सीट्स पे, ठीक है, जो भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का वहाँ के टोटल पॉपुलेशन में रिप्रेजेंटेशन है, उसी के प्रपोर्शन में उन समितिज़ में इनके लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं। तो हमने देखा कि लोकसभा में इनको सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन मिला है इनके पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। सेम लॉजिक स्टेट असेंबलीज़ के लिए एंड सेम फॉर द लोकल अथॉरिटी इन लेजिस्लेचर। ओके, अब ये तो लेजिस्लेचर में इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर हम पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो जो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है वो क्या कहता है? द स्टेट शैल मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी ऑफ इट्स सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि क्लॉज 1 तो ये कहता है आर्टिकल 15 का कि सरकार को अपने किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए
इन 5 ग्राउंड पे, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। तो ये एक तरह का अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। बिकॉज मैंने कहा ना, अगर हम अपने इतिहास को देखें तो वीमेंस को एजुकेशनली और इकोनॉमिकली काफ़ी डिप्राइव रखा गया है, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए आर्टिकल 15 क्लॉज 3 बनाया गया। अगर मैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की बात करूं तो ये कहता है द स्टेट शैल मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ओके, यानी कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज के लिए गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन्स को लेकर जो भी रिजर्वेशन है उसकी प्रोविज़न देता है। और इसे इंसर्ट किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत, और ये लाया ही गया था आर्टिकल 46 के स्पिरिट में। इवन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 भी आर्टिकल 46 के स्पिरिट में लाया गया। ठीक है, अगर हम आर्टिकल 15 क्लॉज 5 की बात करें तो ये कहता है रिजर्वेशन is allowed in admission to educational institution including private institution other than the minority educational institution mentioned in article 30 clause 1। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को लाया गया था 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत, और ये कहता है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन हैं, इनको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी, जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ भी एडमिशन में रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, एक्सेप्ट दोज इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। ठीक है, जो कि आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 में मेंशन्ड है। अगर हम आर्टिकल 15 क्लॉज 6 की बात करें तो ये लाया गया था 1/3 यानी 103 ओके 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009 के तहत, जिसके तहत EWS को रिजर्वेशन मिला इन एडमिशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब उसी तरह से आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है जो भी पब्लिक ऑफिस यानी गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनमें किसी भी नागरिक को नौकरी, मतलब आर्टिकल 16 कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी ऑफ सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो भी गवर्नमेंट के अपने पब्लिक ऑफिसेस हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स है, वहाँ पे हर नागरिक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी उस ऑफिस को ऑक्युपाई करने की, और किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को उस ऑफिस को ऑक्युपाई करने से डिनाई नहीं की जा सकती ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेंट। ओके, और रेजिडेंस। ठीक है, तो रेजिडेंस के आधार पे तो रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेजिडेंस, इन 7 ग्राउंड्स पे किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं की जाएगी किसी भी पब्लिक ऑफिस में नौकरी पाने या उसको ऑक्युपाई करने से। यानी सबको है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 कहता है। लेकिन आर्टिकल 16 का क्लॉज 4, क्लॉज 4A, क्लॉज 4B और आर्टिकल 16 का क्लॉज 6 ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन अगेन अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन है। कैसे? आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कहता है? रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट टू पब्लिक ऑफिस फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसीज। यानी कि जो भी सरकारी नौकरी हैं, जो भी गवर्नमेंट के अपने पब्लिक ऑफिस हैं, वहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा। और इसे लाया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत। उसी तरह से अगर हम आर्टिकल 16 4A की बात करें तो ये कहता है रिजर्वेशन फॉर रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन इन पब्लिक ऑफिस विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। यानी जो भी गवर्नमेंट के जॉब्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के पब्लिक ऑफिस हैं, ठीक है, उनमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोगों को
प्रमोशन के मामले में भी रिजर्वेशन होगा, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति रिजर्वेशन की वजह से प्रमोट होता है, ठीक है, तो वो जो सीनियरिटी अचीव करेगा वो सीनियरिटी फॉर ऑल फ्यूचर प्रोसीडिंग्स मतलब मीन की जाएगी, ठीक है। उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। यानी कि एक बार अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल 16(4)(a) के प्रोविज़न के तहत बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन अगर प्रमोट हुआ है, तो जो उसने सीनियरिटी अचीव की फॉर ऑल फ्यूचर प्रमोशंस और ऑल फ्यूचर वर्क, ठीक है, जो भी आपके फ्यूचर में जो भी प्रोसीडिंग्स वर्क होंगे उसमें उसकी वो सीनियरिटी काउंट होगी, ठीक है। तो और इसे इंसर्ट किया गया था 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 के तहत। अगर मैं आर्टिकल 16(4)(b) की बात करूं तो ये कहता है अनफिल्ड रिजर्व सीट्स विल बी काउंटेड इन एडिशन टू फ्रेश रिजर्व सीट्स ऑफ ए ईयर। यानी कि जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को रिजर्वेशंस मिली हैं, अगर किसी पर्टिकुलर ऑफिस में, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इनकी कुछ सीट्स अनफिल्ड रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं, तो अगले साल के जो रिजर्व सीट्स हैं उनमें वो नंबर्स ऐड हो जाएंगे और इस तरह से मतलब ऐड होती जाएंगे, ठीक है। तो जो भी अनफिल्ड सीट्स हैं लास्ट या प्रीवियस ईयर के वो सारे प्लस रिजर्व सीट्स ऑफ दिस ईयर, ये एक साथ होके टोटल रिजर्व सीट्स हो जाएंगी। और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 की बात करें तो ये AWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ पीपल को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात करता है। तो आप देखिए कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में ये जो रिजर्वेशन दिया गया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और EWS कम्युनिटी के लोगों को, ठीक है, कैटेगरी के लोगों को, इसको देने के पीछे गवर्नमेंट का लॉजिक ये है, या रिजर्वेशन के पीछे जो टोटल लॉजिक है वो ये है कि अगर हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसीज की बात करें तो ये समाज में ये वो लोग हैं, ठीक है, इस कैटेगरी या कम्युनिटी में जो लोग आते हैं वो ऐसे लोग हैं जिनका सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हुआ और इनको हमेशा रिसोर्सेज से डिप्राइव्ड रखा गया। तो आज की डेट में अगर इनको किसी ओपन कंपटीशन में फ़ाइट करना है, ठीक है, तो आप सोचो कि अगर हमें इक्वलिटी प्रमोट करनी है तो अगर कोई ओपन कंपटीशन है उसमें जो व्यक्ति रिसोर्सफुल है, जिसको बचपन से इतनी रिसोर्सेस मिली हैं कि उसको बेटर एजुकेशन मिला, बेटर फैसिलिटीज़ मिली, वो बेटर इक्विप्ड है, और जो रिसोर्सेज से डिप्राइव्ड है, जिसको कि अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, रिसोर्सेज नहीं मिला, वो इंसान ओपन कंपटीशन में फ़ाइट नहीं कर सकता। तो इक्वालिटी को लाने के लिए जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी के लोग हैं उनको हमें कुछ एडिशनल बेनिफिट देना पड़ेगा, एडिशनल सपोर्ट देना पड़ेगा, ताकि किसी भी ओपन कंपटीशन में वो एक फेयर कंपटीशन, वो भी एक फेयर फाइट कर सके या फेयर कंपटीशन हो सके। तो जो भी आर्टिकल 15 या 16 में जो भी इनके लिए प्रोविजंस बनाए गए, ये इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल और एड्रेस करना चाहता हूँ। देखिए, रिजर्वेशन अगर आपको समझना है कि रिजर्वेशन क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या मकसद था, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये अगर आपको समझना है तो आपको भारत का थोड़ा इतिहास समझना होगा कि जो भी कम्युनिटीज़ या जो भी कास्ट या कैटेगरी के लोग आज रिजर्वेशन के लिए इंटाइटल्ड हैं अपार्ट फ्रॉम EWS, ठीक है, उन कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन मिलना इम्पॉर्टेंट था बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। उनको सोशो इकोनॉमिक रिसोर्सेज से डिप्राइव रखा गया। तो आज की डेट में इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए उनको रिजर्वेशन का सपोर्ट देना ज़रूरी है। पर यहाँ पे एक आर्गुमेंट जो लोग देते हैं वो ये कहते हैं कि देखो, रिजर्वेशन से हमें प्रॉब्लम नहीं है, पर जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट देती है किसी भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के टाइम पे या गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, तो ये रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेस पे मिलना चाहिए, ये कास्ट के बेस पे नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इकोनॉमिक बेस पे रिजर्वेशन इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि इकोनॉमिक बेस पे हम बेनिफिशरीज़, मतलब अगर आप डेटा
कैलकुलेट करेंगे या बेनिफिशरी को टारगेट करेंगे तो वो काफ़ी पुअर मेथड होगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आज की डेट में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो अपना डेटा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डेटा ये कहता है कि हमारे देश में, ठीक है, टोटल 8.3 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते हैं। और हमारे देश की अगर मैं आज की डेट में अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन बोलूँ तो 130 करोड़ है। तो 130 करोड़ में से सिर्फ 8.3 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते हैं, ठीक है। और अगर आप 8.3 करोड़ लोगों को टोटल पॉपुलेशन में परसेंटेज के तौर पे देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6.25% आएगा। और इनकम टैक्स भरने की क्राइटेरिया स्टार्ट हो जाती है 5 लाख से, यानी 5 लाख या उससे ज़्यादा अगर किसी की इनकम है तो वो इनकम टैक्स भरता है। और 5 लाख या उससे ज़्यादा इनकम जो अकाउंटेबल इनकम वाले या जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं, जिनका कि गवर्नमेंट के पास डेटा है, यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ डेटा की बात है। 5 लाख या उससे ज़्यादा इनकम वाले लोग जो कि इनकम टैक्स भर रहे हैं, उन्हीं की ये सैलरी या उन्हीं के अकाउंटेबल इनकम के डेटा गवर्नमेंट के पास है। और ऐसे लोगों की संख्या मात्र 6.25% है। तो अगर देश में इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ये क्राइटेरिया बना दे कि देश में जिन भी कैंडिडेट, ठीक है, देश में जितने भी कैंडिडेट जिनके पेरेंट की एनुअल इनकम 5 लाख या उससे कम है, हम उनको रिजर्वेशन देंगे। तो ऐसे लोगों की इकोनॉमिक बेसिस पे जो संख्या बनेगी वो कितना होगी? 100% में से 6.25 यानी 6.3% आप घटा दें, या मैं कह रहा हूँ 7% घटा दें, तो 93% लोग रिजर्वेशन के लिए इंटाइटल्ड हो जाएंगे इस इकोनॉमिक बेसिस पे। तो इकोनॉमिक बेस पे रिजर्वेशन देने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि अनअकाउंटेबल इनकम। हमारे देश में मैक्सिमम जो लोग जॉब करते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, या लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या जो भी लोग बिजनेस करते हैं, वो जो पैसा अर्न करते हैं, ठीक है, वो उसे बैंक्स में या तो जमा नहीं करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो अनअकाउंटेबल इनकम है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, हमारे देश के तकरीबन 85% वर्क फोर्स जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो अपने टोटल इनकम का एक बहुत कम पोर्शन ही गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में या गवर्नमेंट की नज़र में लाते हैं, जिस पे वो इनकम टैक्स भरते हैं। बाकी सब वो अनअकाउंटेबल इनकम के तौर पे, उसको जिसको ब्लैक मनी कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, बिकॉज ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बिकॉज ऑफ द अनअकाउंटेबल इनकम, या फिर आप कह लीजिए ब्लैक मनी, हमारे देश में इकोनॉमिक बेसिस पे या इकोनॉमिक डेटा पे जो रिजर्वेशन के बेनिफिशरी होंगे उनको जब हम टारगेट करेंगे तो वो बहुत पुअरली टारगेट होगा। मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ 6.25% लोग इनकम टैक्स भरते हैं। और आप समझो कि 5 लाख रुपए या उससे कम की मैं क्राइटेरिया पे नंबर बता रहा हूँ। जबकि अगर इकोनॉमिक बेस पे रिजर्वेशन की बात करें तो चाहे ओबीसी क्रीमी लेयर की बात करें, चाहे ईडब्ल्यूएस की इकोनॉमिक क्राइटेरिया बोले, दोनों ही केस में, मतलब क्रीमी लेयर के केस में ये है कि वो सभी कैंडिडेट जिनके पेरेंट की इनकम 8 लाख से ज़्यादा है वो क्रीमी लेयर में आएंगे। तो जिन भी ओबीसी के अंदर नॉन क्रीमी लेयर का मतलब क्या है कि जिनके पेरेंट की एनुअल इनकम, ठीक है, फ्रॉम ऑल सोर्सेस 8 लाख या उससे कम है, वो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। सेम फॉर ईडब्ल्यूएस, जिनकी की पेरेंटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस 1 साल में 8 लाख या उससे कम है, वो भी ईडब्ल्यूएस में आएंगे। और जबकि मैं सिर्फ 5 लाख को क्राइटेरिया बना रहा हूँ तो मात्र 6.3% लोग आ रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इकोनॉमिक बेस लॉजिकली ये ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप इकोनॉमिक बेस पे रिजर्वेशन देंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसकी वजह से इनकम अनअकाउंटेबल होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना सेल्फ ओन बिजनेस वाले लोग हैं वो भी अनअकाउंटेबल इनकम या ब्लैक मनी जो उनके पास है। तो यहाँ पे सारा प्रॉब्लम डेटा का है। तो अगर मान लीजिए कल की डेट में, मान लीजिए रिजर्वेशन ऐसे ही प्रोग्रेस करता है, इन फ्यूचर अगर देश में
40-50% यानी टोटल पॉपुलेशन के 40 या 50% लोग अगर इनकम टैक्स भरने लगते हैं, तब गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट डेटा होगा कि गवर्नमेंट को पता होगा ओके अगर 50% लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं तो ऐसे अमूमन तौर पे 50% ऑन एन एवरेज हाउस होल्ड होंगे जिनको हम इकोनॉमिकली टारगेट कर सकते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक पैरामीटर पे रिजर्वेशन देना अभी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। उसमें बेनिफिशरी जब टारगेट करने जाएंगे तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन आपके साथ होगी कि फिर मतलब उन्हें रिजर्वेशन देना इंश्योर, और अगर उस आधार पर रिजर्वेशन देंगे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ये तो बेचारे उसमें गायब हो जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं। और इंदिरा साहनी केस जो कि 1992 में, इंदिरा साहनी केस जो 1992 में सुप्रीम कोर्ट की नज़र में गया था, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी ये बोला था कि जो कास्ट बेस पे रिजर्वेशन है ये ठीक है, बिकॉज जो भी सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है उसे कास्ट बेसिस पे मेजर करना सबसे ठीक है इस वक्त हमारे देश में। और दूसरी बात, उन्होंने इंदिरा साहनी केस में ये कहा था कि रिजर्वेशन जो है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो 50% होगी। हालांकि जब गवर्नमेंट ने 2019 में EWS कैटेगरी को 10% दिया तो आज की डेट में रिजर्वेशन लगभग 60% यानी 22.5% SC/ST का, 27 OBC का, 10% EWS का, तो कितना हो गया 49.5 और ये 10 59.5 अप्रॉक्सीमेटली 60%। तो जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई कि ये 10% जो EWS को रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने दिया है ये वैलिड है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जजमेंट नहीं दिया है, अभी सुप्रीम कोर्ट का इस पर जजमेंट आना बाकी है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इंदिरा साहनी केस में जो जजमेंट था उसको रिवर्ट कर देगी, उसको चेंज कर देगी, बिकॉज आप देखो EWS 2020 से ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया और 2020-21 में लोगों को इसका फ़ायदा मिला है, ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर। तो अब 2022 में गवर्नमेंट, मतलब 2022 में सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे नल एंड वाइड कर सकती है। और 10% रिजर्वेशन देना आर्टिकल 368 के अमेंडिंग पावर के भी अंदर आता है और वो आर्टिकल 46 के स्पिरिट में भी बना है। तो यहाँ पे जो मुझे लगता है लॉजिकल, मैं एक अपना प्रपोजल रख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसे वैलिड करार दे देगी और इंदिरा साहनी केस में जजमेंट था मेरे हिसाब से उसको चेंज कर देगी। तो ये सब तो रिजर्वेशन को लेके था कि जो भी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 46 के स्पिरिट में बनाए गए वो सब मैंने आपको बता दिया। मैंने ये बता दिया कि इकोनॉमिक बेस पे रिजर्वेशन देना मुश्किल क्यों है या वो ठीक नहीं होगा, इसलिए कास्ट बेसिस पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBCs को रिजर्वेशन देना काफ़ी बेहतर स्टेप है। और आप ये कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जैसे OBCs हैं उसमें क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर तो लगी गया, यानी इकोनॉमिक बेसिस तो लगा ही दिया गया। लेकिन अगर आप OBCs के अंदर जो भी कैंडिडेट रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर उसमें आप क्रीमी लेयर के परसेंटेज देखेंगे तो वो नेग्लिजिबल है। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में भी अगर कोई इकोनॉमिक इनकम लेवल लगाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज वहाँ से जो लोग बेनिफिट से बाहर निकलेंगे वो हाईली नेग्लिजिबल हैं। तो प्रैक्टिकली मतलब इसको कॉम्प्लेक्स ना करते हुए, ठीक है, इसको प्लेन सिंपल फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना और इन कम्युनिटीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अभी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए बिल्कुल ठीक है, OBC का भी ठीक है और EWS भी ठीक है। और अगर मैं रिजर्वेशन का थोड़ा ब्रेकअप कर दूं तो देखिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को टोटल रिजर्वेशन है 22.5%, ठीक है, ओपन कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, ठीक है, और जिसमें से कि 17% शेड्यूल कास्ट का है, ओके, और कितना हो गया, नो 15%, सॉरी 15% शेड्यूल कास्ट का है, 7.5% शेड्यूल ट्राइब का है और OBCs के लिए 27% है और EWS का 10% है। और हमारे देश में जो रिजर्वेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स या एडमिशन में, वो वर्टिकल फॉर्मेट में होती है, यानी कि टॉप स्कोरर से हम कैंडिडेट फिल करना शुरू करते हैं। तो रिजर्व सीट्स पे तो रिजर्व कैटेगरी के ही लोग आएंगे, लेकिन जो जनरल के 40% सीट्स हैं उनमें अगर रिजर्व कैटेगरी का भी कोई व्यक्ति स्कोर कर लेता है तो वो वहाँ भी ऑक्यूपाई कर सकता है। इसको बोलते हैं वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ फिलिंग द सीट्स और वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन।
तो हमने क्या क्या देखा, रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, लोकल अथॉरिटी, साथ ही साथ हमने फंडामेंटल राइट्स में जो प्रोविजंस इंसर्ट किए गए किस अमेंडमेंट से हुए वो प्रोविजंस क्या कहते हैं हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इनके बाहर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब मैं आपको पढ़ा था तभी मैंने बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी इनको रिजर्वेशन है, यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वहाँ 1 सीट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए होती है और 2 सीट्स वीमेन के लिए होती हैं। अब लेक्चर को और लंबा नहीं करते हैं, शायद काफ़ी लंबा हो गया, तो अब फाइनली देख लेते हैं कि आर्टिकल 338 यानी 338, 338A, 338B क्या सहूलियत देता है वीकर सेक्शन ऑफ पीपल को। तो जो आर्टिकल 338 है इसमें मेंशन्ड है, ओके, मतलब आर्टिकल 338 में मेंशन्ड है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनाई गई 2004 में, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। आर्टिकल 338A 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत डाला गया, जिसमें मेंशन किया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। और अगर आर्टिकल 338B की बात करें तो इसे इंसर्ट किया गया था 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत, और इसके तहत बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो कमीशन वर्क करती है वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जो आर्टिकल 338 के तहत बना 2004 में। 2003 में बना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, जो आर्टिकल 338 में मेंशन्ड है, और आर्टिकल 338B में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत बनाया गया। अब इनमें से इन तीनों कमीशन का मैंने बता दिया, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये दोनों कमीशन आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर, जबकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। अब देखिए इन तीनों कमीशन का काम क्या है। ठीक है, ये अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं DPSP के बाद इनके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर बना दूंगा, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338, 338A, 338B देखेंगे तो उनमें लगभग सेम प्रोविजंस लिखे हैं। ठीक है, और इनका फंक्शंस भी लगभग सेम हैं। तो हम इनके फंक्शंस देखते हैं। पहला तो इनका काम है कि टू मॉनिटर एंड सेफगार्ड द राइट ऑफ दीज कम्युनिटीज़। तो जो भी मतलब रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज़ के लिए जो भी कमीशन है, हर कमीशन अपने कम्युनिटी के लोगों के जो भी राइट्स हैं जो उनको मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, जो गवर्नमेंट प्रोविजंस या स्कीम्स द्वारा मिले हैं, ठीक है, उन सारे राइट्स को मॉनिटर करना, उन्हें सेफगार्ड करना, ये देखना कि वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, किसी का राइट वायलेट तो नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करना इनका काम होता है। सेकेंड इनका फंक्शन होता है टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स लॉज फॉर डिप्रिवेशन ऑफ राइट। अगर मतलब किसी रिस्पेक्टिव कम्युनिटी के किसी व्यक्ति का कोई भी राइट मतलब डिप्राइव किया गया है, ठीक है, कि उसको स्टेट ने वायलेट किया है, किसी अदर इंडिविजुअल ने वायलेट किया है, तो उस केस में अगर उस कम्युनिटी में कुछ लोगों के राइट्स वायलेट हुए हैं, उनको उन राइट से डिप्राइव्ड रखा गया, तो उन मामलों को रजिस्टर करती है, उन सारे कंप्लेंट्स को ये एड्रेस करती हैं। और इनका तीसरा बड़ा काम है टू एडवाइस इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट फॉर देयर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो तीनों कमीशन हैं ये अपने कम्युनिटी के लोगों के राइट्स को सेफगार्ड करना, प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को इंश्योर करना, अगर उनके राइट्स का वायलेशन होता है तो उन सारे कंप्लेंट्स को लॉन्च करना, उनको रिजॉल्व करना। और इन सभी कमीशन का काम है कि अपने रिस्पेक्टिव कम्युनिटी का एनुअल कमीशन रिपोर्ट बनाना, ठीक है। और ये तीनों ही कमीशन अपना एनुअल कमीशन रिपोर्ट बनाती हैं जो प्रेसिडेंट ऑफिस को सबमिट करती हैं। फाइनली प्रेसिडेंट साहब उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में टेबल करते हैं और फिर लोकसभा में इस रिपोर्ट के अंदर जो भी रिकमेंडेशंस लिखे होते हैं उन रिकमेंडेशंस पे लोकसभा में डिबेट डिस्कशन होता है। फाइनली
इनके लिए मतलब अगर वो रिकमेंडेशंस पास होते हैं, डिबेट डिस्कशन के बाद वोटिंग होती है, और अगर वो रिकमेंडेशंस पास होते हैं तो फिर उस पर लेजिस्लेशन प्रोविज़न या जो भी हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो भी सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है, उसमें उन रिकमेंडेशंस को इनकॉर्पोरेट करके इन कम्युनिटीज़ के लोगों को वो सोशो इकोनॉमिक राइट दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 46 वीकर सेक्शन ऑफ पीपल यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, वीमेन, डिसेबल्ड ग्रुप ऑफ पीपल और फाइनली EWS कैटेगरी को भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया। और उनको आर्टिकल 15 क्लॉज 3 से लेके आर्टिकल 16 क्लॉज 6 तक जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमने कॉम्प्रिहेंसिवली देखा। हमने ये भी देखा कि सोशल या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस क्या होते हैं, उसके हमने बेसिक इंडिकेटर्स देख लिए हैं। और हमने ये भी समझने का प्रयास किया कि इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन क्यों नहीं दे सकते हैं, बिकॉज डेटा रिलायबल नहीं है। तो जो करंट इकोनॉमिक डेटा है उसके आधार पे बेनिफिशरी को टारगेट नहीं की जा सकती, ठीक है। और साथ ही साथ इन कम्युनिटीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो अदर 3 आर्टिकल्स हैं उनके तहत जो इनके रिस्पेक्टिव नेशनल कमीशंस हैं वो इनके लिए कैसे काम करते हैं, वो जो एनुअल रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट साहब के ऑफिस को सबमिट करते हैं। फाइनली प्रेसिडेंट साहब के ऑफिस से वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल होता है। उनके रिकमेंडेशंस पे जो रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस होते हैं उन पे डिबेट डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है। अगर कोई रिकमेंडेशन पास होती है तो उस पर लेजिस्लेशन या प्रोविजंस बनते हैं, या फिर अगर रूलिंग गवर्नमेंट को ठीक लगता है तो वो उन रिकमेंडेशंस के हिसाब से जो भी सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बन रही हैं देश की या सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स उनमें उन्हें इनकॉर्पोरेट करते हैं। और फाइनली इन कम्युनिटीज़ के लोगों को हम मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट में लाने का प्रयास करते हैं। So this is all about Article 46. Thank you so much.